गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार फिजिक्स यार पर फिजिक्स की नई क्लास के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये क्या थोड़ी बड़ी हो गई थी। मैं रेलवे कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला में आईसीएफ के प्रोजेक्ट पर ट्रेनिंग पीरियड में था। ट्रेनिंग थोड़ी लंबी थी, व्यस्तता लाइफ में बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आपसे फिर मुखातिब नहीं हो पाया, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट वन। अब अभी तक मैंने फिजिक्स यार पे 16 क्लासेस ली हैं। 16 में वेक्टर प्लस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोनों शामिल हैं। आप उन वीडियोज़ को देखिए। किसी तरह की प्रॉब्लम करने में, आपको डील करने में परेशानी होती है, कमेंट बॉक्स में सीधे मुझ तक पहुँचिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी परेशानियों को हल कर पाऊँ, यही मेरा मकसद रहेगा। ठीक है, चलिए आज मैंने जो टॉपिक चुना है इस क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। मैंने कुछ लिख करके पहले से रखा हुआ है ताकि आपको इलेबोरेट करके समझाऊं, आपका टाइम बर्बाद ना हो। जहाँ तक कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझें। चलिए लौटते हैं बोर्ड की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा हेडिंग है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पहले मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ये देखिए आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैं अभी 2 डायमेंशन में काम करने वाला हूँ, एक्स वाई में एक प्लेन में काम करेंगे जहाँ पर मुझे तीसरे डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो OX OY ये 2 कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं, इसके थ्रू मैंने एक प्लेन तैयार किया है। इसमें मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझाने वाला हूँ, बारीकियाँ बताने वाला हूँ। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लेकर के जो इस तरह से फेंकते हैं, वही आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने सारे एजम्पशंस को लेकर के आपके इस लेवल में उसे मैं बताऊंगा, यही मेरा खास प्रयास है। चलिए पहले इस फिगर को देखिए, OX और OY। OX है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ और OY है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ O पॉइंट से किसी बॉडी को मैंने क्या प्रोजेक्ट किया है। जस्ट लाइक ये बॉडी को मैंने पकड़ा इस हाथ में और इस तरह से आप बचपन में बक्काछू खेलते थे या किसी गोली को मारते थे आप निशाना बांध करके, वो भी एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन था, ऑब्लिक मोशन देते थे। तो ये है आपका डायग्राम। यहाँ पॉइंट O से मैंने किसी बॉडी को फेंका इनिशियल वेलोसिटी U से, और वो जाते हुए ये पाथ ट्रेस किया। ये जो पाथ आप देख रहे हैं डॉटेड, ये पाथ ट्रेस करने के बाद इस पाथ पे चलते हुए क्या सरफेस पे पॉइंट पे क्या हो गया, लैंड हो गया। ठीक है, पॉइंट ए पे आपका लैंड हो गया। तो डेफिनेशन अगर इसका देखेंगे तो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली देन सच मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड बॉडी इटसेल्फ नोन एज प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो खुद अपने आप में क्या है, प्रोजेक्टाइल है। और ये जो कंप्लीट मोशन तैयार हुआ O से C होते हुए A तक जाने का जो रास्ता है वो क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और ये जो आप डॉटेड पाथ देख रहे हैं, ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है OCA। यानी ऐसे जब आपने फेंका तो ये डॉटेड पाथ को ट्रैप करते हुए कहाँ चला गया, A पे गिर गया। तो ये जो पाथ डॉटेड दिख रहा है, ये क्या हो गया, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को आपने फेंका वो प्रोजेक्टाइल कहलाया। और ये एंटायर जो मोशन है उसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा। ठीक है, तो when a body is projected obliquely then such a motion is known as projectile motion and body itself known as projectile, इसमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं आपके इस लेवल में 11th 12th IIT या मेडिकल के बच्चे जो तैयारी करते हैं। एग्जाम्पशन मतलब कि चीजों को आसान करने के लिए कुछ अवधारणाएं तय की गई हैं, कि कुछ अवधारणाएं तय करने के बाद एक तरह से ये आदर्शवादी आइडियोलॉजिकल कंडीशन में निकाले गए सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो इन एग्जाम्पशंस में क्या क्या होते हैं, मैं 1 2 3 करके मैंने पॉइंट कर दर्शा दिया है। पहला एग्जाम्पशन ये होता है, प्रोजेक्टेड बॉडी और प्रोजेक्टाइल। जिस बॉडी को आप फेंक रहे हैं वो प्रोजेक्टेड बॉडी हुआ या प्रोजेक्टाइल हो गया, इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस के काफी नजदीक में हम काम कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से काफी नजदीक में। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम स्टडी कर रहे हैं, ये सारा जो काम कर रहे हैं हम, ये हम कोई स्पेस में नहीं कर रहे हैं, या अर्थ सरफेस के बहुत ऊपर जाकर ये काम नहीं कर रहे हैं, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ कर रहे हैं। कारण ये है वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ करने के कारण कि जो आपका स्मॉल g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। मैं जब ग्रेविटी पढ़ाऊंगा आपको
तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करूँगा कि अर्थ सरफेस पर ही 9.8 क्यों होता है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर और अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर, यानी ज़मीन के अंदर जाने पर और ज़मीन से जब ऊपर जाते हैं इस दौरान स्मॉल जी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बात की बात है। इस लेवल में अर्थ सरफेस के वेरी क्लोज कहने का मतलब यही होता है, मेरा मेन है कि स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो क्या हो 9.8 हो, उससे वेरी ना करें। अगर अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर आप चले जाएंगे इसी मोशन को एनालाइज करने के लिए तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदलेगी। तो मेरा पहला है प्रोजेक्टेड बॉडी और प्रोजेक्टाइल इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये पहला हुआ। दूसरा है प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन, यानी प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इसी का एक भाग हुआ जिसे मैंने अभी बताया कि जिस पिंड को, जिस बॉडी को, जिस प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हैं उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी उस पर जो काम कर रहा है स्मॉल जी ड्यू टू द अर्थ, स्मॉल जी ड्यू टू द अर्थ जो काम कर रहा है वो पूरे उसके मोशन के दौरान में ओ से लेकर के ए तक के दौरान पे सभी पॉइंट पर उस पर जो वैल्यू जी काम कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तीसरा यह है कि एयर ड्रैग और रेजिस्टेंस इज नील। आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने हाथ को ही बहुत तेजी से फैलाइए, कमरे में है आप अपने हाथ को ही बहुत तेजी से फैलाइए तो एक हवा का दबाव आपके हाथ पे महसूस होता होगा। यही जो सिंपल भाषा में समझाया जाए स्मॉल लैंग्वेज में तो यही क्या है, एयर ड्रैग है, यानी आपके जो हैंड के मूवमेंट है उसका प्रतिरोध करता है ये एयर प्रेशर, ठीक है। तो एयर ड्रैग और रेजिस्टेंस इज नील, मैंने माना है कि जहां पर हम ये सारा काम करने जा रहे हैं वो वैक्यूम की स्थिति है, वहां पर कोई एयर नहीं है, वहां पर कोई वातावरण नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात का की जगह है। तो ये तीन आपका एग्जाम्पशन है इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने के दौरान। कहीं पर इसका बार बार जिक्र मैं नहीं करूंगा, बस आपके दिमाग में मोटा मोटी ये आइडिया होना चाहिए कि इस तरह के एजम्पशन के साथ ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं या स्टडीज का कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, उसे मैं डिफाइन कर दूं, क्लियर कर दूं, ताकि आपको पॉइंट दर पॉइंट जब मैं आगे बढ़ूं इक्वेशंस निकालूं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, रेंज आर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कैपिटल एच निकालूं, तो आप इस सारी टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में एक व्यवस्थित रूप से तैयार है, ठीक है। चलिए पहला मैंने लिया है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद जो डिनोमिनेशन वहां पर है उसे मैंने इधर लिख करके रखा हुआ है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ, ये देखिए आपका ये पॉइंट ओ, यानी फ्रॉम वेयर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जहां या जिस पॉइंट से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से आप पार्टिकल को फेंक रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। वो इनिशियल पॉइंट जहां से आप प्रोजेक्टाइल को या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। दूसरा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अर्थ सरफेस के साथ, अर्थ, एक मिनट आप होल्ड अप कीजिए, अर्थ सरफेस, सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है आपका, ये देखिए ये इस तरह से अर्थ सरफेस है। जब इस अर्थ सरफेस पर आप किसी चीज को फेंक रहे हैं तो अर्थ सरफेस के साथ ये जो एंगल आपका देख रहे हैं, अर्थ सरफेस के साथ जो एंगल बनाया गया उसी में मैंने कहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, उसे मैंने क्या कहा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहा। तो यहाँ मैंने इसे थीटा से दिखाया है, यानी इस अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और ये आपका अर्थ सरफेस है तो u और अर्थ सरफेस के बीच में जो एंगल बना है, यानी जिस वेलोसिटी से आप देख रहे हैं वो वेलोसिटी अर्थ सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टली कितना एंगल बनाता है, वही आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यानी एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u एंड सरफेस ऑफ अर्थ, यही आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड पॉइंट है रेंज, उसको मैंने OA कहा है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की दूरी, यानी ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज O, यहां से टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जहां पर बॉडी गिर गई, यहां से मैंने आप फेंका और वहां जाकर अर्थ सरफेस के दूसरे पॉइंट, ये भी अर्थ सरफेस वो भी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के इस पॉइंट से अर्थ सरफेस के उस पॉइंट के बीच की जो दूरी हुई उसे मैंने रेंज कहा। चौथा है मैक्सिमम हाइट, BC, ये देखिए ये जो BC है यही होगा मैक्सिमम हाइट। आप जब किसी पार्टिकल को भेजते हैं तो क्या होता है, जैसे आप फेंके पत्थर ही उठा करके जब आप फेंके तो ऐसे जाएगा पत्थर, ऐसे एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, यानी पहले तो बढ़ना शुरू करेगा, हाइट अटेन करना शुरू करेगा, मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और फिर क्या होगा,
धीरे धीरे उसकी हाइट अर्थ सरफेस से क्या होती है, घटते घटते क्या होगी, अर्थ में फिर से वो टकरा जाएगा, अर्थ में वो फिर से टकरा जाएगी। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से जितनी मैक्सिमम दूरी तक वो जा पाई उसे मैंने कहा हाइट, इसे मैंने कैपिटल एस बताया यहाँ पर। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टोटल जर्नी जो आप यहां से छोड़े, यानी मान लीजिए t इक्वल टू 0 का टाइम है, ये t इक्वल टू 0, यहां से आपने टाइम काउंट शुरू किया है, यहां से आपने पार्टिकल को फेंका, वहां जाके गिरा, और ये वाला जो पॉइंट बना यहाँ पर आपने कहा कैपिटल T, यानी ये जर्नी में टोटल जो टाइम लगा उसे मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ये कैपिटल T हुआ। ये आपका क्या हो गया, कैपिटल T हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने स्टार्ट किया, आपको डिफाइन किया, ये डायग्राम बता करके, इसमें जो एजम्पशंस हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो आइडियोलॉजी है, आपके इस लेवल को आसान करने के लिए, इस टॉपिक को आपके लेवल में ला करके आपको समझाने योग्य बनाने के लिए जो एजम्पशंस किए गए हैं उसे मैंने क्या क्या एनालिस्ट किया है। ये एजम्पशन आपके हायर स्टडीज में आफ्टर या इन बीटेक बोल लीजिए, बीटेक के कोर्सेज में ये एजम्पशन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म होंगे, जी वेरी करने लगेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थ से बहुत ऊपर जाकर के भी स्टडी किया जाएगा, और एयर ड्रैग भी शामिल हो जाएगा। एयर ड्रैग आप शामिल कर दीजिए, आप अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर जाकर के इसको स्टडी कीजिए, और जी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ये सारी चीजें जब हो जाएगी, कंप्लेक्सिटीज आपकी बढ़ेगी, ये सारा जो है आपका बीटेक में या बीटेक से हायर स्टडीज में एमटेक वगैरह में आप इसे स्टडी करेंगे। पीएमटी वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चों का वास्ता, क्योंकि सिर्फ 11-12 तक के ही रहते हैं, पीएमटी के एग्जाम्स में रहते हैं फिजिक्स, उसके बाद उन्हें फिजिक्स से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन आगे जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो कुछ पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, उन सब के लिए ये फिर से कॉम्प्लेक्सिटी लेकर के आएगा। फिलहाल आपके लेवल में इतनी सी बात है, इसके बाद मैं इसे पूरी तरह से मिटाऊंगा। जो जो मैं फिगर को इस तरह से रखूंगा, और जो जो चीजें मैंने यहाँ पर निकाल की हैं, जैसे आपका ये तीनों चीज, रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना कितना होगा अगर थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से किसी को प्रोजेक्ट किया जाए, यही अब हम निकालने वाले हैं आगे के। थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ये तीनों चीज़ों को अब हम कैलकुलेट करेंगे। इसके इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, निकालेंगे कि आपका ये तीनों जो होता है वो क्यों होता है और कहाँ से निकल के आता है, ये हम देखने वाले हैं। मैंने एजम्पशन में कहा था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वेरी क्लोज टू द अर्थ है, अर्थ सरफेस से बहुत ऊंचाई पर जाकर के हम ये नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि अर्थ सरफेस के बहुत हम नजदीक हैं, जी में वेरिएशन ना के बराबर है, कांस्टेंट मान लेते हैं। दूसरा है एयर ड्रैग नहीं है। तो पहले दो एजम्पशन में जहां पर मैंने कहा कि एक्सेलरेशन जो है उस पर, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या है, इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है, किसी समय पार्टिकल यहाँ है, किसी समय यहाँ है, किसी समय यहाँ है। हमेशा ध्यान दीजिए, इस पर जी यहाँ लग रहा है, यहाँ पर है तो यहाँ लग रहा है, यहाँ पर है यहाँ लग रहा है, यानी ये जी की जो वैल्यू है हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। पाथ में कहीं पर भी है ये पार्टिकल, इस पर लगने वाला जो जी है वो क्या है, कांस्टेंट नेचर का है, यानी ए बराबर क्या है, कांस्टेंट है। इसी एक कांस्टेंट को हम जी मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं क्या है ही, प्रोजेक्टाइल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, ठीक है। ये है आपका, आप जानते हैं कि ए को हम लिखते हैं dv बाय dt, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये लिखते हैं। तो ये वेक्टर है, तो इस पर मैंने वेक्टर का साइन लगाया, यही है आपका क्या, एक्सेलरेशन है, यही है। एक्सेलरेशन को यहां से स्टार्ट करते हैं, एकदम इनिशियल से 0 से स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। एक्सेलरेशन ए को हम जानते हैं कि dv बटा dt लिख रहे हैं, ये हमारी अपनी
अवधारणा है, हम इतना जानते हैं इतना तक। और ये बराबर है उसके जी के, ये बराबर किसके है, जी के है। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है dv इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी dt, dv इक्वल टू जी dt। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है। dv बाय dt बराबर g अपॉन 1 है, ठीक है। इसे मैंने इससे मल्टीप्लाई किया और इसे मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, और ये करने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ रुकिए। इस लेवल में जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही या किसी टीचर के संपर्क में रह के डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जरूर पढ़ा होगा। और डिफरेंशिएशन का एक फंडा ये भी है कि सपोज दैट dy है और k dx है, वेयर k क्या है, कांस्टेंट है। मैं सिर्फ एक फंडामेंटल बता रहा हूं कि इस तरह का अगर आप आता है तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते समय k dx को इंटीग्रेट करते हैं। अपर लिमिट या लोअर लिमिट ये बाद में लगाएंगे, फिलहाल इतना। जो चीज कांस्टेंट रहती है उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं आप, यानी इसको लिखते हैं आप dy इंटीग्रेशन k dx इंटीग्रेशन, k टाइम्स इंटीग्रेशन dx लिखते हैं। यही मैं यहाँ करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है, यहाँ पर आपका g क्या है, कांस्टेंट है। एज g क्या है, कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जो चीज कांस्टेंट है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से क्या हो गया, बाहर हो गया। जो चीज कांस्टेंट है वो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। अब चलिए, जिस समय टाइम जीरो, यानी ये जिस समय टाइम जीरो यानी यहां के पॉइंट, उस समय वेलोसिटी कितनी, u। समझने में कोई दिक्कत? जब समय जीरो पर यानी ओरिजिन पर जिस समय पार्टिकल था समय जीरो था, और इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कितनी थी, तो इनिशियल u थी। इतना आपने देख लिया, ठीक है। किसी आर्बिट्ररी टाइम t पर मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो, इस पाथ में पार्टिकल कहीं पर भी हो, उस जगह पर रहने वाले उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो पार्टिकल है, उस जगह को मैंने कहा समय t पे है। सपोज दैट ये यहीं पर है, तो ये टाइम t इक्वल टू t पे है। कहीं पर भी है उस पाथ में, o से लेकर a तक में इस पाथ पर पार्टिकल कहीं पर भी है, उस समय इसकी वेलोसिटी मैंने कहा थी हो गया वेक्टर साइन के साथ, ये हो गया वेक्टर साइन के साथ, ये हो गया। तो आप कैसे लिखते हैं इसको, dv का इंटीग्रेशन v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, इक्वलिटी का साइन g इसी तरह से पड़ा रहेगा। dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट स्मॉल t, स्मॉल t। इसको आगे बढ़ाइए, क्या करते हैं आप, अपर लिमिट को पहले पुटअप करते हैं, माइनस का साइन डालते हैं, और लोअर लिमिट को उसके बाद पुटअप करते हैं। तो इस v की जगह पर एक बार ये, तो यानी हो गया v, माइनस का साइन डालिएगा तो u, आपका u होगा। इक्वलिटी का साइन इधर आ जाइए, g, अपर लिमिट t के जगह पर t, लोअर लिमिट 0। देखिए ठीक है, इसको आगे बढ़कर कैसे लिखिएगा, v माइनस u इक्वल टू जी टी, v माइनस u इक्वल टू जी टी। उसको अगर आप आगे और बढ़ाइएगा क्या बनेगा, v इक्वल्स u प्लस जी टी, v इक्वल टू u प्लस जी टी। इसको आप इक्वेशन ए बोलिए, इसे आप इक्वेशन ए बोलिए, इक्वेशन ए बोलिए। यानी किसी टाइम t पर, किसी टाइम इस प्रोजेक्टाइल का मोशन में किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v है, किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v है, और v बराबर किसके है, v इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt, v इक्वल टू u प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt, v इक्वल टू u प्लस gt। यही इक्वेशन
आप पढ़ते भी हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल्स यू प्लस जी टी। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया, एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी ये आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा अब मैं उसे ऊपर से थोड़ा सा मिटाता हूँ, इस इक्वेशन को रहने देता हूँ, यहीं पर इक्वेशन को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, या टॉप पर अलग से लिख लेता हूँ इसे। ये वाला जो साइड था वो मैं आपको इंटीग्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप कांस्टेंट टर्म के साथ आपका बिहेव किस तरह से होता है, आप कांस्टेंट टर्म को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकालते हैं, वही मैं उससे दिखा रहा था आपको। चलिए इसे मैं मिटा कर यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये आपको याद रहना चाहिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो आपके पास एक इक्वेशन निकल चुका है, v इक्वल्स यू प्लस जी टी, v इक्वल्स यू प्लस जी टी। ये इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए, ये क्या हो गया, इक्वेशन ए हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, इस v को लिख देते हैं आगे बढ़ते हुए ds बाई डी टी बराबर यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। v को जिस तरह से आप a को डी बटा डी टी लिखते हैं, उसी तरह से v को आप लिख सकते हैं ds बटा डी टी, ds बटा डी टी। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस टर्म टोटल के नीचे 1 है, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, ds इक्वल्स u प्लस जी टी होल में dt। इसको अलग अलग कर लें, क्या लिखेंगे, ds इक्वल्स u dt प्लस जी टी डी टी। जी टी देखिए मैंने इसे सिर्फ ब्रैकेट को क्या किया है, तोड़ दिया है। इस स्मॉल ब्रैकेट को अगर तोड़िएगा तो डी टी से मल्टीप्लाई होगा और फिर जी टी के साथ डी टी मल्टीप्लाई होगा, तो यू डी टी प्लस जी टी डी टी, यू डी एस इक्वल टू। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दे। तो किस तरह से इंटीग्रेशन होगा, साइन लगाइए, ds का साइन लगाए, इंटीग्रेशन दिए, इक्वल्स u dt प्लस जी टी डी टी, पूरे के साथ इंटीग्रेशन, पूरे के साथ इंटीग्रेशन। आगे बढ़िए, ds को इस तरह से रहने दीजिए, सारा वेक्टर के साथ जो जिस तरह के साइन के साथ है उसे ही रखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन g t dt। बस इसको अलग कर दिया मैंने, इसे भी मैंने अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग क्या कर दिया, साइन दे दिया। ये पूरे के साथ इंटीग्रेशन का साइन था, अब ये प्लस में दो टर्म है तो इसे मैंने इंटीग्रेशन साइन दिया, प्लस का साइन, और इसे इंटीग्रेशन साइन दिया, तो इस तरह से निकल के आ गया। आगे अगर करें, अभी रहने देते हैं ds, फिर से एक बार और लिखते हैं इसी तरह से, ds इक्वल्स, देखिए इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये अगेन आपके पीछे की तरह क्या होगा, बाहर निकल जाएगा dt। यहाँ ये g आपका फिर कांस्टेंट है, वो फिर बाहर निकल जाएगा, प्लस का साइन, g बाहर, अंदर में क्या रह गया, t dt। आपको समझाने के लिए आपको याद होना चाहिए, अगर x टू दी पावर n dx, तो क्या लिखते थे, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, इस तरह से करते थे। अगर आपको याद हो, नोट में मान चलिए इस तरह से था आपका इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इक्वल्स, क्या लिखते थे, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय उस टोटल टर्म n प्लस 1 से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। तो वही काम मैं यहां करने वाला हूं उसकी मदद से। हाँ, पहले मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को फिक्स अप कर देता हूं। जब टाइम जीरो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल जीरो, इस पोजीशन पर पार्टिकल है और समय है जीरो, इस पोजीशन पे पार्टिकल है और टाइम कितना है, जीरो है। जैसे प्रोजेक्ट करते हैं
तो यहाँ पर तो कम से कम मान सकते हैं इनको डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी डिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इस पॉइंट पे क्या है 0। तो जिस समय टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल और बॉडी 0, टाइम आर्बिट्ररी टाइम t पर डिस्टेंस ट्रेवल कितना s, डिस्टेंस ट्रेवल s, वेक्टर साइन दे दीजिए, वेक्टर साइन s। अब आइए ds का कितना हो जाएगा s हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वलिटी का साइन u इसी तरह से रहेगा, dt का क्या हो जाएगा t हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t प्लस का साइन g उसी तरह से रहेगा, अब आते हैं इस पर, ये टर्म इसके साथ आपको मैचअप होता होगा जहां n बराबर 1 है, जहां n बराबर क्या है, देखिए अगर x इस t को x से रिप्लेस कीजिए तो आपको लगता होगा कि n बराबर क्या है 1 है, अगर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो क्या होगा t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा t स्क्वायर 1 प्लस 1 2 बाय 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये आ जाएगा क्या अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 ब्रैकेट बंद इक्वल्स u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, ये कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, या दूसरा तरीके से ये तरीका है लिखने का, g बाय 2 कर दीजिए, इसको इधर बाहर निकाल लीजिए, अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ ताकि नीचे की जो साइड टर्म है उसे मैं ऊपर तक ला पाऊँ, नीचे में जो मैं पहुंच चुका हूं उसे मैं ऊपर ले आऊं, ठीक है। चलिए इसको जो ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो क्या बचेगा s बराबर ये क्या हो जाएगा ut प्लस इसी को आप लिखते हैं 1/2 g t स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर, 1/2 gt स्क्वायर। तो एक इक्वेशन आपका यहां से बना और एक इक्वेशन आपका यहां से बना, ये आपका बी इक्वेशन, ए और बी मिल गया, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। तोड़ के अगर आप पढ़िए समझने की कोशिश कीजिए कि है क्या ये, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और बॉडी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल और बॉडी एट एनी टाइम t, किसी समय t पे, क्योंकि t इक्वल्स 0 पे, t इक्वल्स 0 अगर जैसे ही कीजिएगा इसमें 0 डालिए तो बचेगा क्या v बराबर u, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इक्वल्स u प्लस gt, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, ध्यान दीजिए क्या है, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt। ये भी ध्यान दीजिए, इस पर भी वेक्टर, इसके ऊपर भी वेक्टर और इसके ऊपर भी वेक्टर है, यानी ये भी क्या आपका वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है। तो आज की क्लास में दो इक्वेशन पर कंसंट्रेट कीजिए, v इक्वल्स u प्लस gt वेक्टर फॉर्म है और s इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अगले क्लास में एक जो और चीज बच गई है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, उसे मैं निकाल के दिखाऊंगा। ये तीनों जब निकल जाएंगे तब टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल कैसे निकालते हैं, क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या जब समझना उसमें जरूरी है, उस पर मैं फिर से लौट पाऊंगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगे कुछ शेयर तो जरूर शेयर कीजिए, याद रखिए, दिलो दिमाग में कायम रखिए, यही मेरा प्रयास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट।